तो सर अपन आज करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसका फटाफट से फॉर्मेट ड्रॉ कर दीजिए। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, फॉर्मेट तो उसका ड्रॉ कर लिया था अपन ने। चलो तो आ जाओ फटाफट से स्टार्ट करते हैं इसको। मन संजीव स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 5 लाख रुपीज। हाँ जी बताओ क्या एंट्री होने वाली। कम ऑन। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश असेट है, बढ़ रहा है, डेबिट कर देंगे। कैपिटल बढ़ रही है तो क्रेडिट कर देंगे एज पर मॉडर्न अप्रोच। फिर देखो क्या लिखा हुआ है। फिर बोला हुआ है कि ओपन द बैंक अकाउंट डिपॉजिटिंग 3 लाख। ओपन द बैंक अकाउंट डिपॉजिटिंग 3 लाख। बताओ कौन कौन से दो अकाउंट यूज होंगे। कौन कौन से दो अकाउंट यूज होंगे। बैंक और कैश। बैंक और कैश। बताओ बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा। डेबिट। असेट बढ़ रहा है डेबिट हो जाएगा, और कैश असेट कम हो रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। कुल मिलाए कैश जमा करा रहे हैं बैंक में, वो ट्रांजेक्शन है, एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। थ्री लाख 3 लाख। सी पॉइंट सर ध्यान से सुनना इसको, अच्छा है ये। इन्वेस्टेड इन शेयर्स पर्सनल फॉर 50,000 पेड आउट ऑफ सेविंग अकाउंट। पहले तो ये बताओ अपन ने कहां लगाए पैसे। शेयर्स में लगाए। वो शेयर जो परचेज किए हैं वो बिजनेस के नाम से परचेज किए हैं या पर्सनल नाम से परचेज किए हैं। वो जो शेयर में जो इन्वेस्टमेंट किया है, इन्वेस्टमेंट करना अपना असेट होता है, पर वो इन्वेस्टमेंट बिजनेस का असेट है या पर्सनल असेट है। पर्सनल या बिजनेस। पर्सनल। अच्छा पैसे कहां से पे किए। हमारे बिजनेस के बैंक अकाउंट से पे किए या पर्सनल सेविंग अकाउंट से पे किए। कहां से पे किए बताओ। पैसे कहां से गए, बिजनेस से बाहर गए या घर के बैंक से बाहर गए। सेविंग अकाउंट का मतलब होता है बेटा पर्सनल बैंक अकाउंट। कौन सा अकाउंट, पर्सनल बैंक अकाउंट। तो ना तो धंधे का पैसा गया, ना धंधे में कोई इन्वेस्टमेंट आया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी पर्सनल नाम से लिया है और पैसा भी पर्सनल खाते से दिया है। तो सर ये बिजनेस का ट्रांजैक्शन ही नहीं है। तो आप लिखोगे नो एंट्री। आप लिखोगे नो एंट्री। अब सुनो सुनो, अब लॉजिक लिखो। बिकॉज, लिखो लिखो नो एंट्री बिकॉज इट इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। नो एंट्री बिकॉज इट इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये बिजनेस का ट्रांजेक्शन ही नहीं है तो बिजनेस की बुक्स में भाई एंट्री भी नहीं होगी। लिख लिया आपने, समझ में आ गया पक्की बात, श्योर। ओके, नो एंट्री बिकॉज इट इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। डी पॉइंट, हम गुड्स लेकर आए 3 लाख के, आधा पैसा कैश से पे कर दिया, आधा पैसा बैंक से पे कर दिया। बताना क्या एंट्री होगी। गुड्स खरीदा तो परचेज को डेबिट कर देंगे, कितना रुपए। परचेज को कितना डेबिट करवाओगे, 3 लाख। कितना पेमेंट कर दिया कैश में, आधा मतलब कितना 150। तो टू कैश अकाउंट 150 और टू बैंक अकाउंट 1,50,000। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। परचेज डेबिट कर रहे हैं क्योंकि एक्सपेंस बढ़ रहा है, कैश और बैंक हमारा असेट कम हो रहा है तो क्रेडिट कर रहे हैं। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश और टू बैंक। समझ में आ गया, पक्का श्योर। चलें आगे। ओके। पेड कैरेज फॉर अनलोडिंग द टिम्बर 5,000। सुनना ध्यान से, जो लकड़ी मैंने मंगाई ना, जो गुड्स मैंने मंगाए उसको अनलोड करने के लिए, उसको मेरे गोडाउन तक लाने का मैंने भाड़ा दिया है। उसको गोडाउन लाने का मेरे भाड़ा दिया है। कैरेज का मतलब होता है भाड़ा। ठीक है, मेरे गोडाउन तक लाने का भाड़ा दिया है। ओके, तो आप बताओ ये कैरेज इनवर्ड है या आउटवर्ड है।
गुड्स को परचेज करके गोडाउन तक लाने का भाड़ा है या गुड्स को बेच के कस्टमर तक पहुंचाने का भाड़ा है? गुड्स को परचेज करके गोडाउन तक लाने का भाड़ा है तो मेरा खर्चा। पर क्या बोलेंगे इसको, कैरेज इनवर्ड या फिर आउटवर्ड? कैरेज इनवर्ड। एंट्री बताओ क्या हो जाएगी? कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू नहीं नहीं ऐसे नहीं भाई, भाड़ा तो 2-5 हज़ार में चलता रहेगा, पर क्या एक बार ही होगा साल में भाड़ा? फिर जितनी बार बार गुड्स मंगाएगा उतनी बार देना पड़ेगा, जितनी बार गुड्स मंगाया देना पड़ेगा। तो इसका भले ही अमाउंट छोटा है बट वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत है, ये रिपीट होगा बार बार। तो अगर रिपीट हो रहा है कोई खर्चा तो मैं उसको सन्ड्री में थोड़ा डालूंगा, उसको तो अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा ना। पर रेंट हर महीने देना है, चाहे रेंट 10 रुपए ही हो तो भी तो रेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, हर महीने देना पड़ेगा। वो होता है ना मंदिर की, जैसे कई बार प्रॉपर्टी होती है तो बहुत सस्ते में मिली हुई होती है, या कोई आज के कोई 50 साल पहले दुकान किराए पे ली थी तो पुराना किराया चलते आ रहा है 125 रुपए, 152 रुपए किराया दुकान का चलते आ रहा है, तो भी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री करनी पड़ेगी। सन्ड्री एक्सपेंस नहीं बोल सकते इसको आप। क्या अमाउंट छोटा है तो क्या वो रिपीटेटिव नेचर का है ना, तो आपको उसको नाम से अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्लियर है? ओके। बैंक चार्जेस, बैंक ने 2,000 रुपए चार्ज कर लिए, तो सुनो, बैंक वाले मुझसे क्या कैश मंगाएंगे क्या या बैंक से काट लेंगे? तो बैंक चार्ज को डेबिट कर देंगे क्योंकि हमारा खर्चा है, एक्सपेंस बढ़ रहा है इसलिए डेबिट कर देंगे। और बैंक से कट कर लिए तो मेरे बैंक में बैलेंस कम हो गया, तो मेरा असेट कम हो गया, तो 2,000 रुपए बैंक से कट हो जाएंगे तो क्रेडिट कर देंगे, बैंक को एंट्री हो जाएगी बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक। समझ समझ के लिखना प्लीज, छापने मत लेना, नहीं समझ में आ रहा है आप पूछ लेना। जर्नल समझ में आ जाएगा, लेजर अपने आप समझ में आ जाएगा। लेजर समझ में आ जाएगा तो ट्रायल बैलेंस फ्री में समझ में आएगा, फ्री में, बिल्कुल फ्री में। चैप्टर आएगा आगे, लेजर ट्रायल बैलेंस, सब इस पे टिकेगा। अब चलते हैं आगे। गुड्स ऑफ 15,000 वर यूज्ड, क्या हुआ भाई? ट्रांजेक्शन प्रॉपर नहीं दिख रही आपको? तो सेम था पहले। तो आपके पास बुक नहीं है क्या? अच्छा अच्छा चलो। तो सर ये तो ऐसे ही दिखेगा, क्योंकि मैं अगर बहुत ज्यादा जूम कर दूंगा तो फिर ऐसे हो जाएगा, फिर मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। मेरे को ऐसे रखना पड़ेगा सर ना। ओके। तो 15,000 के गुड्स जो है वो मैंने यूज कर लिए फर्नीचर बनाने में। देखो मेरी बात सुनो, 2 पॉइंट है इसके अंदर, आगे वाली बात अभी नहीं पढ़ रहा, पहले सिर्फ मतलब आगे ये वाली पार्ट पढ़ो कि मैंने खुद के परचेज गुड्स को ही फर्नीचर बनाने में यूज कर लिया। बताओ, ये सिखाया था मैंने आपको, क्या एंट्री होगी इसकी? जो गुड्स खरीद के लेकर आया था तब परचेज को डेबिट किया था, तब उसको मैंने एक्सपेंस माना था। क्यों माना था एक्सपेंस? क्योंकि उसके अगेंस्ट में मेरे को पता है कि सेल्स की इनकम आने वाली थी, बट उन गुड्स को मैंने बेचा तो नहीं, उन गुड्स को मैंने खुद ने इस्तेमाल कर लिया मेरे असेट को बनाने में, तो आज वो मेरा एक्सपेंस नहीं रहा, क्या बन गया? असेट। तो क्या एंट्री हो जाएगी? असेट अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस, यानी कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। ये आया कि नहीं आया पहले बताओ? अभी रुक जा, लिखना मत, रुक जाओ रुक जाओ, अभी पूरा पार्ट नहीं हुआ ना, लिखना मत। ये बताओ यहां तक एंट्री क्या हुई? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। परचेज में कितना क्रेडिट करना है? 15,000। पहले एक बार यहां तक का लॉजिक बताओगे क्या है? हाँ सर लॉजिक देखो ना, असेट बढ़ गया है डेबिट कर दिया, और जिसको मैं अपना एक्सपेंस मान रहा था आज वो एक्सपेंस नहीं है, क्या बन गया है? असेट बन गया है, तो एक्सपेंस कम हो गया। क्लियर है? क्योंकि अब इस परचेज के अगेंस्ट में मेरे को सेल्स की इनकम आने वाली नहीं है। यही लॉजिक दिए थे मैंने आपको सारे। ओके। अब सुनो, आगे बढ़ता हूं। मैंने फर्नीचर को बनाने के लिए ना लेबर हायर करी, कारपेंटर बुलाया, और कारपेंटर को 5,000 रुपए की वेजेस पे कर दी। तो ये 5,000 रुपए की एंट्री क्या होगी ये बताओ हाथ ऊपर करके?
ये 5,000 रुपए की वेजेस पेड की एंट्री क्या होगी, ये कौन बताना चाहता है। 5,000 की जो वेजेस दी है फर्नीचर को बनाने में, ये इसकी एंट्री क्या होगी। 5,000 की जो वेजेस पे करी है फर्नीचर को बनाने में, इसकी एंट्री क्या होगी। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं होगी क्या दीदी, क्यों वेजेस में डेबिट क्यों नहीं करेंगे। क्योंकि वो यूज करने, अच्छा हाँ ये कहना चाह रही है कि जब तक हमारा असेट यूज करने लायक नहीं बन जाता है, तब तक असेट में जितना भी खर्चा हम करते हैं वो किस में डेबिट कर देते हैं, असेट की कॉस्ट में ही डेबिट कर देते हैं। यार एक बात बताओ, अगर मैंने कोई मान लो टेबल बनवाई, उसमें ना 15,000 की तो लकड़ी लग गई और 5,000 रुपए की लेबर मजदूरी लग गई, तो कोई मुझसे पूछेगा बोले भाई साहब आपने फर्नीचर कितने में बनाया, तो मैं उसको बार बार बताऊंगा ये 15,000 की लकड़ी लग गई, 5,000 की मजदूरी लग गई, या डायरेक्ट बोलूंगा 20,000 रुपये पड़ा भाई मेरे तो 20,000 रुपये पड़ गया भाई साहब, 15,000 की लकड़ी लग गई और 5,000 रुपए की लेबर लग गई, तो ओवरऑल मेरे फर्नीचर की कॉस्ट कितनी है, 20,000, दैट्स इट। तो जब तक मेरा असेट बन के तैयार नहीं हो जाता है, तब तक के सारे खर्चे असेट अकाउंट में डेबिट कर दिए जाते हैं। समझ में आया। तो इसकी एंट्री वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं होगी, इसकी भी एंट्री क्या होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। अब सुनो, इस वाली एंट्री में फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज हो रहा है, इस वाली में फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश हो रहा है, तो क्यों ना साथ में एंट्री कर दें, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज और टू कैश। कितना, 5,000। बताओ ओवरऑल फर्नीचर में डेबिट कितना कर दूं, 20,000। मैंने क्या किया, दोनों एंट्री को कंबाइन कर दिया, कंपाउंड एंट्री बोलते हैं इसको, क्योंकि ये सेम डेट की सेम एंट्री है। ओके, क्या सर, पहले ये बताओ, ये समझ में आ गया आपको। एक मिनट पहले कंप्लीट हो जाए फिर वापस लेता हूँ। सबको आगे समझ में बोलो, या नहीं आया, आ गया। फर्नीचर डेबिट 20,000, टू परचेज 15,000 और टू कैश 5,000। क्लियर, श्योर, लिख लिया आपने। ओके, हाँ सर अब पूछा, आपका डाउट क्या है। नरेशन, बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस पेड, या बैंक चार्जेस डिडक्टेड बाय बैंक, या बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक, कुछ भी लिख सकते हो आप। एच पॉइंट, डिविडेंड कलेक्ट किया बैंक ने 5,000, सुनना भाई साहब प्लीज, अच्छा पॉइंट है, शानदार। एक बात बताओ, अपन ने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया था क्या, हाँ, बट वो पर्सनल इन्वेस्टमेंट था या बिजनेस का इन्वेस्टमेंट था, पर्सनल इन्वेस्टमेंट था। तो पर्सनल इन्वेस्टमेंट का जो डिविडेंड होता है वो कहां पे आना चाहिए था, पर्सनल बैंक अकाउंट में। गलती से वो पर्सनल इनकम जो ओनर की 5,000 रुपए की पर्सनल इनकम थी, वो पर्सनल अकाउंट में ना जाके किधर आ गई, फॉर्म के अकाउंट में आ गई। वापस सुनना, ये डिविडेंड बिजनेस की इनकम होनी चाहिए क्या, या ये ओनर की पर्सनल इनकम थी, ओनर की पर्सनल इनकम थी, ओनर को मिलनी चाहिए थी। पर ये पैसा आ कहां पे गया, बिजनेस के बैंक अकाउंट में। एक तरह से ओनर का पर्सनल पैसा धंधे के अंदर आ गया। क्या है ये, एडिशनल कैपिटल। क्या है ये, एडिशनल कैपिटल। आया या नहीं आया, अरे बोलो क्लियर है क्या, श्योर। अगर ये डिविडेंड का पैसा पर्सनल खाते में आ जाता तो हम कुछ करते ही नहीं, पर यहां क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि ये पर्सनल फंड कहां पे आ गए, बिजनेस के बैंक अकाउंट में आ गए। एक तरह से बताऊं क्या हुआ, ओनर का पर्सनल पैसा धंधे में आ गया है, तो ये क्या है, एडिशनल कैपिटल है। क्या है ये, एडिशनल कैपिटल। समझ में आया या नहीं आया। क्या एंट्री करते हैं बताओ कैपिटल की, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, सिंपल। आपके लिए तो ये कैपिटल है, और क्या, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल आपको एंट्री पास करनी है।
हाँ जी, अब ये बहुत इजी है, आप बताओगे आराम से। राजीव ने अपना पर्सनल स्कूटर बेचा, पर्सनल कार बेची, पर्सनल रेफ्रिजरेटर बेचा, पर्सनल फर्नीचर बेचा, पर्सनल दिल बेचा, पर्सनल हाथ बेच दिया, पर्सनल पैर बेच दिए। जो बेचा अपने को कोई मतलब नहीं, पर अगर वो पैसा ये धंधे में लेकर आ रहा है तो अपने को मतलब है। तो बताओ अपने लिए क्या है ये? एडिशनल कैपिटल है। यहां तक अपने को मतलब ही नहीं है। पर्सनल सामान बेच रहा है, मुझे क्या पंचायती, बेच भाई, जिसको बेचना है बेच। वो पैसा भी मेरा नहीं है, वो सामान भी मेरा नहीं है, मुझे कोई मतलब ही नहीं है। बट अगर वो पैसा कहां पे लेकर आ रहा है, बिजनेस में लेकर आ रहा है, तो इट इज टाइप ऑफ एडिशनल कैपिटल फॉर मी। तो इसकी बताओ क्या एंट्री होगी? और वो पैसा लेके आ रहा है बैंक अकाउंट में, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, क्योंकि ये भी एक तरह से मेरे लिए तो एडिशनल कैपिटल ही है। तो सर हम ये एच पॉइंट वाली एंट्री को और ये आई पॉइंट वाली एंट्री को एक साथ कर दें क्या? कर मत देना भाई, नंबर का देंगे। दोनों अलग अलग डेट हो गई एक तरह से। डेट दी हुई नहीं है, पर ये मान लो ये अलग डेट है, ये अलग डेट है, तो दो अलग अलग डेट की ट्रांजेक्शन को मिक्स नहीं कर सकते आप। ये अलग डेट है, अलग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा, ये अलग डेट है, अलग रिकॉर्ड होगा। बोलो क्लियर? कर लिया आपने एंट्रीज? 16 का फॉर्मेट रेडी है क्या? हाँ सर, डाउट पूछिए। कौन सा पॉइंट? इन्वेस्टमेंट मैंने किया था शेयर्स में, पर वो पर्सनल इन्वेस्टमेंट था। तो वही सिखा रहा हूं, वो एच का कनेक्टिविटी है मेरे भाई, 2 मिनट को। मैंने इन्वेस्टमेंट किया था शेयर में, पर्सनल डीमैट अकाउंट में, पर्सनल इन्वेस्टमेंट था मेरा। तो शेयर अगर मेरे पर्सनल नाम से लिए हैं, तो उस शेयर पे डिविडेंड भी मेरी पर्सनल कमाई है। अगर शेयर मेरे पर्सनल नाम से मैंने पर्सनल बैंक अकाउंट से ले रखे हैं, तो डिविडेंड भी मेरी पर्सनल कमाई है, तो मेरे पर्सनल अकाउंट में आना चाहिए था पैसा। पर वो डिविडेंड का पैसा मेरे गलती से बैंक बिजनेस के बैंक अकाउंट में आ गया। तो एक तरह से ओनर की पर्सनल पैसा बिजनेस में आ गया, तो ये हमारे लिए क्या है? कैपिटल है। आया कि नहीं आया बताओ भाई साहब? इसलिए मैंने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। आई होप अब सबको समझ में आ गया होगा।